लास्ट में, है ना। राहुल सोच क्या रहा है, सोच रहता ना बस, तुम यही याद आएगा। ऑल राइट, तो हमने कार्बोकेटाइन कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जो है वो डिस्कस करी थी, है ना। और ये भी देखा था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे करते हैं, है ना, ये सब हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने एरोमेटिसिटी, हाइपर कंजुगेशन भी हमने देख लिया था, है ना, किस किस केस में था, एल्कीन, रेडिकल और कार्बोकेटाइन के केस में हमने देखा था। उसके अलावा और क्या देखा था, एरोमेटिसिटी हमने स्टार्ट कर दी थी, राइट। तो आज एरोमेटिसिटी को ही कंटिन्यू करूंगी मैं, और एसिडिटी बेसिसिटी के सवाल आप लोगों को कराऊंगी किस तरीके से पूछे जाते हैं। एंड शायद आज ना हो खत्म, तो एक और लेक्चर हो सकता है मुझे लेना पड़े, तो कल मैं एक और लेक्चर इस पे स्पेंड करूंगी एंड उसमें इसको खत्म करवा के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप लोगों को करवाऊंगी। अच्छा, मैं पहले बता देती हूँ, जितने बच्चे ज्वाइन किए हैं, ये क्लास के बाद आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चंस 2025 में आए थे मैंने वो पीडीएफ में मार्क कर दिया पर्पल कलर से, है ना। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए जब मैं ग्रुप में भेजू। तो मैंने उसको मार्क कर दिया कुछ क्वेश्चंस को, एंड देयर विल बी, कितने क्वेश्चन है, हाँ, देयर आर अराउंड 15 क्वेश्चंस जो आप लोगों को करने हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस बेटा आप लोगों के आयुपेक नोमेनक्लेचर के भी हैं। जिसको आयुपेक नेमिंग आती है ऑर्गेनिक की, वो क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर सकता है। जिसको नहीं आते हैं वो उस क्वेश्चन को स्किप कर देना। स्किप बोले तो करना तो है ही आयुपेक नोमेनक्लेचर, बट अगर अभी नहीं आती होंगी तो इट्स ओके, ठीक है। तो ये मिला के टोटल 15 से शायद 15 ही है, हाँ 15-20 क्वेश्चन है। तो वो आप लोगों को आज के लिए मैं आप लोगों को दूंगी। कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ पीडीएफ ओपन करनी है और उसमें जो जो क्वेश्चन मार्क्ड होंगे, मतलब हाईलाइटेड होंगे, तुम्हें वही क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करने। क्लियर है सभी को? चलिए, यस। क्योंकि अब मैं तुम्हें इतना पढ़ा दिया है कि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जा सकते हो बेटा, ठीक है। तो आज यही करेंगे। हाइपर कंजुगेशन तो हमारा हो गया था ना, ये तो हमारा ऑलरेडी डन था, करवा दिया था ना हाइपर कंजुगेशन तो मैंने। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ऑल राइट। तो यानी कि हमें एरोमेटिसिटी भी मैंने बता दिया था आपको थोड़ा बहुत, है ना। और मैंने कहा था कुछ स्पेशल केसेस हैं, है ना, वो आप लोगों को मैंने बताने हैं, तो आज मैं वो आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है। और एसिडिटी बेसिसिटी इक्वेशन, अब मैं फिर बोल रही हूँ, आज की क्लास अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आएंगे लगाने के लिए, ठीक है। मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आएंगे लगाने के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है मेरा बेटा। तो लास्ट टाइम मैं आप लोगों को क्या करा रही थी, एरोमेटिसिटी, एक बार फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ कि कैसे पता चलेगा कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी है, या फिर नॉन एरोमेटिक है। तो मैंने कहा था एरोमेटिक, और आवाज आ रही है सभी को मेरी, 22 स्टूडेंट्स यस को? मैम। ऑल राइट। यस मैम। यस मैम। मैंने आप लोगों को कहा था, अगर मैं बात करूं एरोमेटिक की और एंटी एरोमेटिक की, तो जो पहली 3 चीजें हैं क्या, कि साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड, पूरे उसमें एक रेजोनेंस होनी चाहिए कंप्लीट सिस्टम में। उसके अलावा sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर होना चाहिए सिस्टम। ये 3 चीजें जो हैं दोनों में कॉमन थी, एरोमेटिक वाले में भी और एंटी एरोमेटिक वाले में भी। क्लियर है मेरा बेटा? उसके अलावा एरोमेटिसिटी में हमें ये देखना था कि हक्कल रूल को फॉलो करता, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। और एंटी एरोमेटिक में हक्कल रूल तो वैसे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो इसमें हम बात करते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। मैंने आप लोगों को कहा था ऐसे ध्यान रखो कि अगर ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, याद है, तो उसको आप एरोमेटिक वाली कैटेगरी में डाल देना। और जो ये तीनों कैटेगरी, मतलब पहली 3, और साथ में चेक कर लीजिएगा कि अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो वो कौन सी वाली कैटेगरी में आ जाएगा मेरा बेटा, एंटी एरोमेटिक वाली कैटेगरी में आ जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी अगर कोई कंपाउंड फॉलो नहीं कर रहा तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाता है मेरा बेटा, नॉन एरोमेटिक वाली कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, नॉन प्लेनर कंपाउंड्स होते हैं। वन ऑफ द कार्बन is sp3 hybridized, है ना, but there are some exceptions,
वो एक्सेप्शंस में आज आप लोगों को बताऊंगी। क्लियर है मेरा बेटा? चलिए, उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑर्डर। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है हमारा, उसके बाद हमारा नॉन एरोमेटिक होता है, देन हमारा एंटी एरोमेटिक होता है। क्लियर है? एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक है, अब देखा जाए तो मैं तुम्हें कितनी चीजें पढ़ा चुकी हूँ बेटा? मैं तुम्हें एरोमेटिसिटी वैसे पढ़ा चुकी हूँ, थोड़ा बहुत रह गया है। ठीक है, मैं तुम्हें मीजोमेरिक बता चुकी हूँ, है ना, रेजोनेंस इफेक्ट। मैं तुम्हें और क्या बता चुकी हूँ? हाइपर कंजुगेशन बता चुकी हूँ। मैं तुम्हें इंडक्टिव इफेक्ट बता चुकी हूँ। यस और नो? यस मैम। यस। अगर मुझे बोलना हो कि पावर क्या होगी, सबसे स्ट्रॉन्ग पावर किसकी है, तो डोमिनेटिंग कौन होगा सबसे ज्यादा? एरोमेटिक, मिजोमेरिक, एरोमेटिक। लास्ट में इंडक्टिव। ये इसको डब्बा बंद करके लिख लो कहीं पे, इसको डब्बा बना के कहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये मल्टी कॉन्सेप्ट्स को मिला के एग्जामिनर क्या सेट करेगा मेरा बेटा? क्वेश्चन सेट करेगा। ठीक है, तो आपको ये चारों चीजें देखनी है। पहले एरोमेटिक देखोगे, एरोमेटिक करेक्टर तो नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, उसी वही भगवान है हमारे लिए। उसके बाद आप चेक करोगे मिजोमेरिक, फिर आप हाइपर कंजुगेशन एंड लास्ट में इंडक्टिव। जब हमारे पास ना कोई चॉइस नहीं बचती ना कंपेयर करने के लिए, तब बेचारा इंडक्टिव भैया जी काम आते हैं, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। कर लिया? 24 स्टूडेंट। नैतिक, नैतिक नैतिक हो गया। श्रुति, सुनिधि हो गया बेटा। नंदनी, यस मैम। अंजलि, चलिए बहुत यस बढ़िया, मैम। शाबाश। चलो आगे चलते हैं। देखो, ये वाले टाइप के कंपाउंड्स में कैसे हम निकालते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है या नहीं है, वो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। देखो, ऐसे वाले केस में ना आप कैसे पता लगाओगे कि एरोमेटिक है या नहीं? देखो ध्यान से देखो, ये जो CO का बॉन्ड है ना, ये पोलर होता है, ये सबको पता है, होता है ना पोलर, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपनी तरफ वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? शिफ्ट करेगा। यस और नो? करेगा कि नहीं करेगा बताओ? करेगा। हाँ मैम करेगा। अगर ये करेगा तो इसको मैं कैसे बनाऊं, देखना एक बार, ऐसे बनाऊं? बोलो क्या कहते हो? यस मैम। अब आप चेक करिए, अब आपको चेक करना है ऐसे वाले कंपाउंड्स में, आपको इस तरीके से CO के बॉन्ड को इस तरीके से दिखाना है। देन आपको चेक करना है कि आपका कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी है या फिर नॉन है। अब देखो क्या है यहाँ पे, सिस्टम साइक्लिक है, आपको सिर्फ इसको देखना है, क्योंकि यही हमारा एरोमेटिक में जो भी इलेक्ट्रॉन है पार्टिसिपेट करेंगे, ये नहीं करेंगे। ओ पे जो नेगेटिव चार्ज है, कर रहा है क्या कहीं से? नहीं कर रहा है। ठीक है, सो ये साइक्लिक है हमारा, प्लेनर है, कंजुकेशन में भी है, और ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पे दिख रहा है आप लोगों को। तो ये कौन सी वाली कैटेगरी में आ जाएगा मेरा बेटा? एरोमेटिक वाली कैटेगरी में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? देखिए, एक काम करते, एक और समझाती हूँ। इसको कैसे दिखाओगे? पेपर में आपको दिखाए, मतलब पेपर में आपको खुद समझना होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, देखो एक बार ध्यान से। नाउ साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुकेशन में है, देखो ना सारा कंजुकेशन में है ना जी? तो क्या होगा? इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो ये कौन सी वाली कैटेगरी में आ जाएगा? एंटी एरोमेटिक में। बताइए, ठीक है? यस मैम। अच्छा, इसको कैसे दिखाओगे? मैम इसको ऐसे दिखाएंगे, इसका नाम है ट्रोपोन। क्या नाम है? ट्रोपोन। इसको ऐसे दिखाएंगे, देखना एक बार। 7 मेंबर रिंग है, देखो जी ऐसे दिखाएंगे। अब चेक करो ये कैसा है, एरोमेटिक है, एंटी है या नॉन है? देखो मैम, ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है ना, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो बेसिकली क्या है? अरे बोल दो, एरोमेटिक। बोलो ना फिर। एरोमेटिक है। ठीक है, आपका जो ये O नेगेटिव वाला है उसको आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ वो वाली चीजें ही कंसिडर करनी पड़ती हैं जो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक है, जो आपके साइक्लिक सिस्टम में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, आपको वो कंसिडर करने हैं। इधर आओ,
यहाँ पे कैसे दिखाओगे, कैसे बनाऊं, देखना। अब ये क्या है, एरोमेटिक है, क्या है, ध्यान रखना, दो लोन पेयर भी हैं, लेकिन एक टाइम पे मैंने बताया था ना, अगर दो लोन पेयर हैं तो एक टाइम पे एक का ही कंसिडर आप करते हो, तो इवन नंबर पाई बॉन्ड होंगे, एक दो, लोन पेयर का नाम का एक, तो क्या होगा ये, एरोमेटिक। तो देखो ये तो मैम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये तो क्या होगा मैम, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, आपको जो मैंने लास्ट क्लास में असाइनमेंट दिया था, शायद उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं आज की क्लास में डिस्कस कराऊंगी, तो अगर किसी से नहीं बने होंगे तो वो आज बन जाएंगे, तो इसके बाद सबसे पहले वही जाके करना आप लोग। चलूं आगे, जल्दी बताइए। यस मैम। ठीक है, ओके, नाउ हेडिंग डालिए सारे बच्चे, स्पेशल केसेस, हेडिंग डालिए स्पेशल केसेस। चलो आ जाओ। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इधर आओ ध्यान से, ये कैसा दिख रहा है आप लोगों को, इसको हम बोलते हैं बेटा 8 एनुलीन सिस्टम। क्या बोलते हैं, 8 एनुलीन सिस्टम बोलते हैं। मैम 8 क्यों बोला, क्योंकि इसमें ध्यान से देखो 8 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 4 पाई बॉन्ड है, तो यानी कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको बोलते हैं 8 एनुलीन सिस्टम। जैसे बेंजीन में होते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम 6 एनुलीन सिस्टम बोलते हैं। इसमें कितने, 1 2 3 4 5, तो इसको हम बोलते हैं 10 एनुलीन, नाम है इसका बस, और कुछ। ठीक है जी, अच्छा। अब ये हमें देखने में, पहले वाला देखो, ये हमें देखने में क्या लग रहा है मैम, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुकेशन भी है, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो ये हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता। तो सारे बच्चे पहले एंटी एरोमेटिक लिखो, फिर उसको बड़ा सा काटा मारो, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको पता रहे। तो मैम ये क्या होता है, एक्चुअल में जो इसकी शेप होती है बेटा, वो कैसी शेप होती है, टब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, टब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे दिख रहा है। और ये क्या होता है आपका, नॉन प्लेनर है, प्लेन में थोड़ी ना, अभी नॉन प्लेनर सिस्टम हो चुका है। कंजुकेशन डिस्टर्ब जहां पे हो जाती है, दैट इज कॉल्ड नॉन प्लेनर सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है मेरा बेटा, नॉन प्लेनर होने की वजह से ये कैसा है हमारा मॉलिक्यूल, कंपाउंड, ये हमारा नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट स्पेशल केस, जो हर एक बच्चे को सपने में भी कोई पूछे वो पता होना चाहिए। देखो मैंने जितनी भी तुम्हें ऑर्गेनिक करवा रही हूं मैं, उसमें से भी अगर तुम कुछ छोड़ दोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको पेपर में और 12th में। तो इसीलिए एटलीस्ट जितनी मैंने करवाई है जीओसी, अभी तो मैंने बहुत सारी, मतलब लाइक इम्पोर्टेंट चीजें आई हैव कवर्ड, लेकिन काफी सारी चीजें अभी भी नहीं हुई हैं आप लोगों की। बट प्लीज आप लोग एटलीस्ट उतना जरूर कर लो कि जितना मैंने आप लोगों को कराया है, उसमें भी छोड़ दोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। समझ रहे हो, गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और अगर मैं इसकी बात करूं, ये देखो, अब ये दिखने में तो क्या है मैम, साइक्लिक है, प्लेनर है, और 5 पाई बॉन्ड है, मतलब ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो मैम ये क्या होना चाहिए था, एरोमेटिक होना चाहिए था। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेरा बेटा जो ये एच है, एच ये वाले दिख रहा है आपको, एच, ये क्या होती है, इन दोनों के बीच में क्या होती है, रिपल्शन होती है, रिपल्शन बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, जो ये आपको दिखा रहे हैं अलग से झलकते हुए। तो होता क्या है, इधर आओ, आपकी रिंग शुड बी प्लेनर कंजुकेशन के लिए। अब क्योंकि रिपल्शन है, तो रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ट्विस्ट हो जाएगी, मतलब रिंग जो है आउट ऑफ प्लेन चली जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो जो पहले कंजुकेशन हो रही थी सही से, अब इन दोनों के रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए क्या हो गया है, थोड़ी सी प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो गई है, हाँ या ना?
प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो चुकी है, जिसकी वजह से ये क्या है, आपका नॉन प्लेनर है। और अगर नॉन प्लेनर है तो ये कैसा है मेरा बेटा, नॉन एरोमेटिक। तुम इसको एरोमेटिक भी बना सकते हो, तुम इसको एरोमेटिक भी बना सकते हो। जो तुम्हारी जिंदगी में ये पंगे डाल रहे हैं ना दोनों एच, तुम इसको पकड़ के ऊपर खींचो। देखो वैसे पूछेगा तो नहीं एग्जाम में, बट मैं बता देती हूँ, किसी को लिखना है तो लिख लेना। ये देखो ये पंगा डाल रहे थे ना दोनों, इनको पकड़ो और ऊपर की तरफ खींच के लगा दो। देखो हो गया काम, सुधर गए। ये देखो अब बढ़िया काम हो जाएगा, अब ये एरोमेटिक बन जाएंगे। अब ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक कहलाएगा। तो किसी को लिखना है एक्स्ट्रा आप लिख सकते हो, बट आया तो नहीं ऐसा क्वेश्चन अभी तक, बट लिख लो, आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो दो भी सही है ना। चलिए चलूं आगे। तो ये आपके पहले दो स्पेशल केस थे, अब आगे चलते हैं। ये वाले स्पेशल केस देखो मेरा बेटा, ध्यान से देखेंगे ये कैसा सिस्टम है हमारा, 12 एनोलिन। और ध्यान रखना इसको हम क्या बोलते हैं, लिखना चाहते हो तो लिख लो, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। देखो अब यहाँ पे पहले वाले की बात करो, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर ऑफ 5 बॉन्ड है, तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए था, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था। लेकिन एंटी एरोमेटिक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन भैया जी निकल रहे हैं ना, ये क्या क्रिएट करते हैं, रिपल्शन, रिपल्शन, जिसकी वजह से प्लेनरिटी क्या हो जाती है बेटा, डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये कैसा हो जाएगा मेरा बेटा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, बोलो। नेक्स्ट स्पेशल केस यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 और नंबर ऑफ 5 होना, तो हमारा क्या होना चाहिए, एरोमेटिक आना चाहिए। और ये एरोमेटिक ही होता है। मैम ऐसा क्यों, यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, यहाँ पे इतनी रिपल्शन यहाँ पे नहीं होती है। तो सिस्टम जो है प्लेनर रहता है, दैट इज वाई ये एरोमेटिक है। क्लियर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो और कार्बन बढ़ गए, समझ रहे हो, तो रिपल्शन और कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन वाली चीजें हम यहाँ पे नहीं देखते हैं, ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा मेरा बेटा, एरोमेटिक ही हो जाएगा। देख रहे हो। मैम एक लाइन लिखवा दो जिससे हमें थोड़ा सा याद रहे, क्या कहते हो, एक लाइन लिखवा देती हूँ मैं तुम्हें नोट बना के, ताकि तुम्हें याद रहे। लिखो मोनोसाइक्लिक रिंग, मोनोसाइक्लिक मतलब समझ गए ना, एक ही रिंग, ठीक है, ये एक ही तो है। मोनोसाइक्लिक रिंग, आवाज आ रही है, having carbon greater than or equal to 7 are aromatic or non aromatic। अगर कार्बन एटम आपके मेरा बेटा 7 है या 7 से ज्यादा है, सुन रहे हो, 7 है या 7 से ज्यादा है, तो आपका वो हमेशा क्या होने वाला है, एरोमेटिक होगा कंपाउंड, या फिर क्या होगा, बोलो, नॉन एरोमेटिक। लिख लिया, बताइए बेटा। फिर बोल रही हूँ, मोनोसाइक्लिक रिंग जो होंगी, अगर उनमें जो कार्बन है वो 7 या 7 से ज्यादा है, तो उसमें हमेशा या तो वो एरोमेटिक होंगे या फिर नॉन एरोमेटिक होंगे। ऑलराइट, यस मैम। काम आएगा ये तुम्हें जानने के लिए। जैसे यहाँ पे कितने कार्बन है चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देख रहे हो 12। यहाँ पे कितने
कर लोगे चेक, कितने आएंगे 14, ठीक है चेक कर लो। तो यानी कि जहां पे 7 या 7 से ज्यादा कार्बन होंगे वहां पे या तो वो एरोमेटिक होगा या फिर नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है जी, बोलो। चलो ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका एक क्वेश्चन था एडवांस 2012 का। आपसे क्या पूछ रहा है वो, इनमें से कौन से मॉलिक्यूल जो हैं प्योर फॉर्म में जो कि अनस्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और यहाँ पे मोर देन 1 करेक्ट भी हो सकते हैं। अनस्टेबल कौन होते हैं, एंटी एरोमेटिक होते हैं, लो टेम्परेचर पे ही ये अनस्टेबल होते हैं, समझ रहे हो। तो चेक करो, ये तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बोलो। सोना नहीं, अगर आज की क्लास में सो गए तो ये चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देना अपनी साइड से, मैं बता दे दी। फिर नहीं कोई, मैं दोबारा थोड़ी ना पढ़ाऊंगी ये। अगर आप ये देखो, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है। ये क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा मैम, ये भी एंटी एरोमेटिक होगा, और ये आपका एरोमेटिक होगा। तो यानी कि हमारे दो ऐसे कंपाउंड है जो एरोमेटिक है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। Yes, ma'am. Yes, ma'am. रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर, मतलब लो टेम्परेचर पे तो ये रहते हैं, ठीक है, लो टेम्परेचर पे रहते हैं ये, एंटी एरोमेटिक इनका बिहेवियर रहता है लो टेम्परेचर पर। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा आप ज्यादा कर दोगे, मतलब रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, तो भाई साहब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल नहीं होते हैं। कंपाउंड्स आर नॉट स्टेबल। और ये क्या करते हैं रूम टेम्परेचर पे, ये डाइमर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। देखो इस तरीके से, यहाँ पे रेडिकल बनते हैं और इस तरीके से ये जुड़ जाते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब तुम ध्यान से नोटिस करो तो ये नॉन एरोमेटिक बन चुका है। तो एंटी एरोमेटिक तो नहीं रहा ना ये, हालांकि नॉन एरोमेटिक भी इतना स्टेबल नहीं है, बट एंटी एरोमेटिक से तो ज्यादा स्टेबल है ना, इसीलिए ये क्या कर लेता है, रूम टेम्परेचर पे ही डाइमर की फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये लो टेम्परेचर पे रहता है, मैंने शायद उल्टा बोल देता, लो टेम्परेचर पे रहेगा एंटी एरोमेटिक, लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, डाइमर की फॉर्मेशन कर लेता है ताकि ये अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाए। बेटा नहीं बेटा, ये एंटी एरोमेटिक ही रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। हाँ वैसे इसको बना भी सकते हो, अलग अलग रिएक्शंस होती है, हालांकि मतलब आपके उसमें नहीं है फ्रेंड्स, अलग अलग, जैसे मान लो आप एल्कली मेटल के साथ रिएक्शन करा देते तो एल्कली मेटल क्या करते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। अगर मान लो हमारा ये किसी तरह से इसमें कन्वर्ट हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एरोमेटिक बोल सकते हैं। तो कुछ कुछ रिएक्शंस हैं यस जिससे हम जा सकते हैं, ठीक है मेरा बेटा, ठीक है। 12th में क्या है फ्रेंड्स, रिएक्शन है, कौन सी वाली, यही वाली जो भी मैं बता रही हूँ, कौन से चैप्टर में देख ली तुमने ये वाली रिएक्शन। मैम वो पूछ रहा है कोई है तो नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, पूछ रहे हो, ना 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 ना, नहीं है नहीं है, तब मैं सोचा 12th में तो नहीं है, नहीं है बेटा, नहीं है। इवन ये भी नहीं है जो भी मैं बता रही हूँ ना कि रूम टेम्परेचर पे क्या बोलते हैं, डाइमर की फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये भी नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन पहले एडवांस में आया हुआ है तो मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को कि रूम टेम्परेचर पे आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल नहीं होते, और जनरली वो क्या करते हैं, अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो हम अलग अलग रिएक्शंस करवाते हैं, जैसे इसने डाइमर बना लिया, एल्कली मेटल्स के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, काफी सारी रिएक्शंस होती है, बट वो यस आपको नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा, 2024 में आया, ट्राई करेंगे सारे बच्चे।
आपको बताना है कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। राहुल ने हैंड रेस किया है, सानिया ने किया है, श्रुति ने किया है, प्रिंस ने किया है, आदित्य ने किया है। ऑल राइट, हर्षित आप बताइए। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बी एंड डी। देखो पहले वाला तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है यहाँ पे, तो ये तो नहीं हो सकता, एरोमेटिक तो नहीं है। बी हो सकता है, देखो कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक रिंग भी है, तो बी होगा। यहाँ पे देखो ये नॉन प्लेनर है, तो सी नहीं हो सकता, ठीक है, और ए नहीं हो सकता, तो आंसर तो आ ही गया है। ठीक है, यहाँ पे चेक करिए कौन सा सिस्टम है ये, 1 2 3 4 5 6 7 14 एनोलिन, और 14 एनोलिन क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सेकेंड इसका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाले आपको मुझे बताने हैं, ये कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और आपको बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इसमें हैं। स्टार्ट करना है ना, चलो। हो गया है क्या कृतिका आपका भी? नो मैम। यू रेज्ड योर हैंड ना। प्रिंस हो गया? प्रिंस हो गया क्या? अच्छा, नैतिक आप बताओ। मैम 5। कौन कौन सा है, पहले वाला है क्या? मेरे को स्टार्टिंग से बताते जाओ। नो मैम। ठीक है, ये नॉन एरोमेटिक है बच्चों। सेकंड वाला यस मैम। ये एरोमेटिक है। यस मैम। कहाँ से? नेगेटिव चार्ज है ये, एंटी एरोमेटिक है। ये वाला एरोमेटिक है क्योंकि एक पाइप बॉन्ड है। ये sp3 नॉन एरोमेटिक। ये बेटा माइक म्यूट करिए। और नंबर ऑफ पाइप बॉन्ड एरोमेटिक। ये कृतिका क्या है ये एफ वाला, बताओ। एफ वाला बताओ मेरे को, जो आता है वो बताओ। सुनिधि? श्रुति? मैम एंटी एरोमेटिक। वेरी गुड। ये वाला ये नेगेटिव चार्ज है, क्या हो जाएगा ये बताइए साथ। एरोमेटिक। एरोमेटिक। हाँ, अब यहाँ पे हो सकता है तुम लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ, पर यहाँ कंफ्यूज मत होना। इनको हम बोलते हैं बेटा फ्यूज सिस्टम, फ्यूज रिंग बोलते हैं, है ना। देखो ना यहाँ पे ये कार्बन कॉमन है दोनों रिंग के लिए, तो ऐसे वाले रिंग को बोलते हैं फ्यूज रिंग। इसमें अगर एक भी रिंग तुम्हारी साइक्लिक है और वो एरोमेटिक है, तो वो पूरा कंपाउंड हम किस में कंसिडर करते हैं, एरोमेटिक में ही कंसिडर वो करा जाता है। क्लियर है सभी को ये बात? ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो 3 4 5 6 7, तो ये तो
एरोमेटिक होगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। आंसर 5 है हर्षित जी, लेकिन बताए गलत। मैम तो अगर ये मैंने पेपर थोड़ी में ना आ जाता तो बताया, मैं 4 है। मैम नैतिक ने बताया। अच्छा नैतिक ने, अरे कोई बात नहीं, सब अपने ही बच्चे हैं नैतिक, ठीक है। नैतिक क्या, हर्षित क्या, चलो ठीक है, हो जाएगा, ये कर लोगे। बट नैतिक यू हैव ट्राइड, ये अच्छी बात है बहुत, ठीक है। लेकिन जिन्होंने ट्राई भी नहीं किया है, जो बोलते ही नहीं है मैं बोलने, सिर्फ आप बैठे क्यों हो क्लास में? जब आपको ये वाले सिस्टम का ही नहीं पता, इतनी बार मैं बता चुकी हूँ कि इवन नंबर ऑफ यहाँ पे 5 होंगे वो एंटी एरोमेटिक होंगे, फिर व्हाई आर यू इन द क्लास? कहाँ पर है मेरा बेटा sp3? मैम एच में मैम वहाँ पे। ये वाला? यस मैम। हाँ यही तो है ना ये वाला केस। अगर तुम्हारा फ्यूज्ड सिस्टम है ना, मतलब रिंग दो इस तरीके से जुड़ी हुई है, तो अगर वन ऑफ द रिंग इज साइक्लिक ना, तो आपका वो पूरा, अगर वो साइक्लिक है, रेजोनेंस हो रही है, देखो यहाँ पे एरोमेटिक है ना, यहाँ पे देखो 3 5 बॉन्ड है, तो वो एरोमेटिक वाली कैटेगरी में ही आएगा। इसको स्टार मार्क करके दो। ये वैसे ही एडवांस का सवाल, ठीक है। ये यहाँ पे मार्क करके लिख लेंगे सारे बच्चे। हाँ ये स्पेशल केस में ही डाल लो। और मैंने, अगर तुम यहाँ पे नोटिस करो ना, इधर आओ, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा फ्यूज्ड वाली सिस्टम, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब हमने देखो एरोमेटिसिटी पढ़ लिया, हाइपर कंजुगेशन, मीसोमेरिक, इंडक्टिव, ये हमने पढ़ लिया। अब हम इन सब को इकट्ठे, मतलब अब हम क्या करेंगे, एसिडिटी बेसिसिटी पढ़ेंगे, होता क्या है, और जितना भी हमने पढ़ लिया है ना उनको हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। क्योंकि अब जो है थोड़ा सा पढ़ाने के बाद हमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो लगाने पड़ेंगे, तभी मैं घर के लिए भी आपको दूंगी। कम से कम आने वाले 3 दिन में आपको इसी की प्रैक्टिस कराऊंगी, मतलब आने वाले 3 दिन आप यही करोगे। कल और लूंगी मैं जीओसी का लेक्चर, फिर मैं पीरियोडिक टेबल के पीवाईक्यूज कराऊंगी। बट आपको मिलता किसका रहेगा होमवर्क कुछ दिन तक? जीओसी का, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए जीओसी के सवाल करने में, कि जितना आप लोगों ने पढ़ा है क्लास में, क्वेश्चंस आप लोगों के बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है। चलिए सबसे पहले अब मैं बात करूंगी एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो बचपन में हम एसिडिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन ये पढ़ते थे कि हमारा एसिड वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जो अगर ज्यादा H+ रिलीज करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, ऐसे ही बोलते थे हम, कहते थे जो इजिली H+ दे दे वो हमारा एसिड क्या कहलाता था बेटा? स्ट्रोंगर एसिड कहलाता था। यही था हमारा, याद करो क्या कहते हो। अगर मान लो यहाँ पे मैं लेट से वीक एसिड ले लूं, तो वीक एसिड को मैं डिसोसिएट ऐसे कराऊंगी, है ना। ये काफी बार मैंने आप लोगों को 12th में भी किसी किसी चैप्टर में आता था, है ना। और अगर मैं बेटा इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखूं, डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखूं तो कैसे लिखूंगी? H+ A- बाय HA, ऐसे लिखते थे मैं, तुम लोग ऐसे ही लिखते थे, जैसे नॉर्मल हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की। तो एक बार बताओ, जितना ज्यादा हमारा H+ रिलीज होगा सॉल्यूशन में, उतना ही मेरा Ka की वैल्यू होगी, और जितनी मेरी Ka की वैल्यू होगी उतना मेरा एसिडिटी होगी। बोलो यस और नो। Yes, ma'am. समझ पा रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी? दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है। और ये मैंने शायद पता नहीं कहीं पढ़ाया अभी तक किसी चैप्टर में, याद नहीं आ रहा, सॉल्यूशन में था या इलेक्ट्रो में था शायद। और आप लोगों को ये भी pKa क्या होता है? माइनस log ऑफ Ka होता है, हाँ या ना। जैसे pH क्या होता है? माइनस लोगरिथम ऑफ H+ होता है, वैसे ही pKa क्या होता है? माइनस log ऑफ Ka होता है। अगर मेरा बेटा Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिटी के, तो pKa के क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चेक करिए,
बोलो। क्योंकि अगर Ka होगा ज्यादा तो नेगेटिव में वो चीज ज्यादा होगी, मतलब pK क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यस और नो? Yes, ma'am. डाउट आते ही प्लीज पूछ लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अभी मैं चीजें बताने जा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है जी, अच्छा मैम ये भी ठीक है। तो एक बात बताओ, मैं कब कह सकती हूँ कि मेरा एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? देखो, आप लोगों ने वो वाली थ्योरी पढ़ी है ना, ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी पढ़ी है आपके इक्विलिब्रियम में। सिंपल सा, मुझे बस थोड़ी सी नॉलेज चाहिए आपकी कि ब्रोंस्टेड एसिड वो होता है जो H+ को रिलीज कर दे, और ब्रोंस्टेड बेस होता है जो H+ को एक्सेप्ट कर ले। तो ये जो एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कंजुगेट बेस होता है, क्या तुम लोगों ने सुना है? Yes, ma'am. स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कंजुगेट बेस। क्या कहते हो? हाँ मैम, ठीक कह रहे हो आप। अच्छा, अब तुम ये देखो, जैसे ही मैं H+ निकालती हूँ कहीं से, तो मेरा स्पीसीज पे क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। कंफर्म कीजिए, यस और नो? मतलब आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+, आप जहां से भी H+ निकालोगे वहां पे मेरा स्पीसीज पे क्या छोड़ के जाएगा? अगर प्लस निकल रहा है तो नेगेटिव छोड़ के जाएगा। अब नेगेटिव छोड़ के जाएगा, क्या तुम अपने दिमाग में वो वाली चीज चला सकते हो, कार्बन आयन वाली, जहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव था? तो अपने कार्बन आयन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते थे, याद करो। मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाता है, तो यहाँ पे भी ये होगा। एसिडिटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, यानी कि जो -I या -M दिखा रहे होंगे, उस केस में एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अभी मैं आपको सवाल भी करके दिखाऊंगी, ठीक है। और व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? तो वो होंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, +I +M, है ना, +H। ठीक बात है, देखो एक बार। बोलो, ऊपर से गया क्या? आ गया समझ। बाकी बच्चे प्लीज कंफर्म कीजिए, ऊपर से गया तो टेल दो। हाँ मैम, गया ऊपर से। ये थम्स अप का मतलब क्या समझू मैं? समझ आ गया। मैम आ गया। कोई नहीं, अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल कराऊंगी, देन ये चीजें क्लियर होंगी। प्लीज ये सब चीजें अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। सो बस आपको करना क्या है, जब भी आप H+ निकालोगे तो वो पीछे क्या छोड़ के जाएगा, नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। बस आपको ये चेक करना है कि वो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा मेरा बेटा, उतना ही मेरा एसिड क्या होगा, स्ट्रोंग कहलाएगा। अगर आपको इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना, लिख सकते हो कि जब कोई H+ जाएगा तो पीछे वो नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। फिर आपको बस चेक करना है कि वो नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबल है। जितना वो स्टेबल होगा बेटा, उतना ही आपका जो एसिड होगा उसके करस्पॉन्डिंग वो क्या होगा, मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। यहाँ पे बहुत सिंपल एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा, फिर मैं आगे लेवल बढ़ाऊंगी। यहाँ पे आपको HCl दे रखा है, HBr। चलो ये भी छोड़ो, क्या मैंने तुम्हें हेलोजन फैमिली पढ़ाई थी? Yes, ma'am. अगर मैं तुम्हें बोलूं मेरे को इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड बोल दो, तो तुम मुझे ये बोलोगे कि मैम HI जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना। रीजन भी आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रोजन छोटू सा और आयोडीन बड़ा सा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो H+ आराम से रिलीज हो जाएगा। और यही तो हम चाहते हैं, जितनी जल्दी H+ आराम से रिलीज हो जाए, वो क्या होगा मेरा बेटा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और जब H+ आप निकालोगे तो ना F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कंजुगेट बेस स्टेबल होता है, तो I नेगेटिव जो है आपका सबसे वीक बेस माना जाता है। इसको मैं ना आप लोगों को उसमें भी समझा दूंगी, जब मैं आपको हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन कराऊंगी, इसमें पहला टॉपिक भी यही होगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो यू कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड लेंथ। मैम अब क्या करना है हमें,
तो अब बच्चों आप लोगों को एक चीज ये ध्यान रखनी है कि मैम जब भी हम डाउन द ग्रुप जाएंगे ना, ध्यान से सुनो, ये तो इनऑर्गेनिक एसिड्स की बात कर रही हूँ, डाउन द ग्रुप जब भी मैम हम जाएंगे तो हम कौन से वाला साइज फैक्टर करेंगे, साइज वाला फैक्टर जो है डोमिनेटिंग होगा, साइज फैक्टर डोमिनेटिंग, ठीक है। जैसे तुम HF, HCl, HBr, HI, आयोडीन बड़ा है, H छोटा है, बोलेन ज्यादा, आसानी से H+ रिलीज हो जाएगा, तो वो क्या होगा, ज्यादा एसिडिक। तो अगर HCl और HBr में से बात करूं तो कौन ज्यादा होगा, HBr ज्यादा। सेम अगर मैं वाटर और सल्फर की बात करूं, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, साइज वाला फैक्टर डोमिनेटिंग है, तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा, H2S वाला ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। ये मैंने तुम्हें ग्रुप 16 में बताया भी था, अगर याद हो, याद आ रहा है, H2S इज मोर एसिडिक देन H2। अब भूल गए हो तो मैं क्या कर सकती हूँ भाई, आप देखिए ना, सल्फर और हाइड्रोजन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, H+ निकल जाएगा तो होगा ना स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो NH इस पे नेगेटिव आएगा, और अगर यहाँ से निकलेगा इस पे नेगेटिव आएगा। अब तुम मुझे बताओ किस पे नेगेटिव आना अच्छा है, नाइट्रोजन पे या कार्बन पे, हम कार्बन पे, सॉरी नाइट्रोजन पे। अगर नाइट्रोजन पे अच्छा आना है तो NH3 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। एसिडिक। यानी कि जब तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट ही तो जाते हो ना, क्या होता है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे तो आप एसिडिक कैरेक्टर किस हिसाब से जज करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है, यस मैम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। ऑलराइट, चलिए फोर्थ वाला कैसे करोगे, दोनों में से कौन होगा। देखो ये हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये हमारा sp2। तुम्हें बताया था कि परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और Yes. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। क्योंकि जब यहाँ पे आप H+ निकालेंगे देन द नेगेटिव चार्ज विल कम ऑन द sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और तुम्हें ये अच्छे से पता है कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू sp2 एंड sp3। यस, दिस इज एसिटाइलिन C2H2, इथाइन, और यू कैन से एसिटाइलिन। ये क्या है, इथीन बोल दो या इसको बोलो इथाइलिन बोल दो। ऑलराइट, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं क्या लगा रही हूँ मैं। अब यहाँ बस आपको कुछ नहीं करना है, H+ को भगाओ और देखो नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबल है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं H+ को हटाऊंगी तो यहाँ से हटाऊंगी H+ को और यहाँ से हटाऊंगी, तो मेरे पास किस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा मैम, ऑक्सीजन पे आ जाएगा। अब तुम मुझे थोड़ा सा सोच के बताओ कि कौन से वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। अब तो दोनों पे ही ऑक्सीजन है, बट कौन से वाला ज्यादा स्टेबल है वो आपको बताना है। बताओ, कोई सोच सकता है, एनीवन। पहले वाले पे। पहले वाले में क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड, कैसे, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किसकी देखी, हाइब्रिडाइजेशन किसकी देख ली तुमने। अरे मेरे प्यारे बच्चों, आप इतनी जल्दी भूल जाते हो। ये दोनों क्या एग्जर्ट कर रहे हैं, प्लस आई नहीं कर रहे क्या, और ये तीनों क्या कर रहे हैं, प्लस आई नहीं एग्जर्ट कर रहे क्या, बोलो, सो गए क्या तुम लोग। प्रिंस सोचा था ये तुमने, हाँ जी, बाकी किसी ने। एक बात बताओ, Yes, मैंने ma'am. अभी तो लिखवाया, क्या लिखवाया था ये,
अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं वो तो नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करते हैं ना, तो जितने ज्यादा प्लस आई, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे उतना वो डिस्टेबलाइज करेगा। तो एसिडिक करेक्टर ए वाले यानी कि फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा। ठीक है, चलो अब मेरे को यहाँ बताओ, तुम इसमें बताओ। चलो इसका जब तुम H+ निकालोगे तो कौन से वाला नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, पहले वाला दूसरे वाला? सोचो सोचो। बिल्कुल पढ़ के नहीं आते, किताब बंद करके तुम लोग ना क्रिकेट पहले खेल वाला। सकते हो। पहले वाला? यस मैम। ओके, और कोई? मन तो करता है एक एक के ना सबके ऑफलाइन होते हैं ना, बेंच पे आ के एक एक चाटा लगा के जाती सबको। क्यों नहीं पढ़ते भाई तुम लोग? कृतिका सेकंड क्यों है? यू हैव रीजन फॉर दिस, व्हाट आर यू सेइंग? हम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन है इलेक्ट्रोनेगेटिव? यहाँ पे तुम्हारा CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CCl3 लगा हुआ है, ये अपना क्या लगाएगा? माइनस आई नहीं लगाएगा? और अगर माइनस आई लगाएगा तो ये स्टेबलाइज नहीं करेगा नेगेटिव चार्ज को। ये बताने के बावजूद भी तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या होगा? ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। दिख रहा है? तो मैंने यहाँ पे तुम्हें क्या बताया, अगर डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज देख लेना, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेना, हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को मालूम होना चाहिए। sp हाइब्रिडाइज ज्यादा आपका एसिडिक करेक्टर रखता है, फॉलोड बाय sp2 एंड sp3। उसके अलावा जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो एसिडिटी को कम करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ा देंगे। ठीक है जी, ये वाले पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। चलिए आइए, अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने कुछ कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, सबको दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, H+ भगाना है। जब तुम H+ भगाओगे तो क्या आएगा ऑक्सीजन पे, बताइए? नेगेटिव चार्ज आएगा। Yes, ma'am. यार आएगा कि नहीं आएगा बता दो, नहीं पता तो कैसे आएगा? अभी तो Yes, ma'am, बताया। आएगा। अगर तुम मान लो ऐसे करते हो, यार तुम तो बिल्कुल ऐसे बैठे हो जैसे पता नहीं कुछ भी ना आता हो तुम लोगों को। H+ कैसे हटाओगे बताओ मेरे को? ऐसे ही तो हटाओगे ना, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगी तभी तो H+ निकलेगा। Yes, ma'am. यानी कि अगर मैं सब में H+ हटाऊं, क्योंकि मुझे यही चेक करना है कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो लगाओ H+ हटाओ सब में। ये क्या बन जाएगा? Cl(CH2CO) नेगेटिव, PrCH2COO नेगेटिव। सुनिधि आई होप आप सुन रही हो। HCOO नेगेटिव। और अगर आप लोग क्लास मिस करते हैं उसके बाद आते हो तो सच सच बता रही हूँ कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप लोगों को रिकॉर्डिंग देख के आनी चाहिए। GOC है ये, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। नॉर्मल इनऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक से कई हद ज्यादा लेवल होता है ऑर्गेनिक का। अब आपको ये चेक करना है मेरा बेटा कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा। अब एक बस ये चीज देखना है कि जो नेगेटिव चार्ज आया है ऑक्सीजन पे उसको कौन ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ फ्लोरीन भैया जी हैं, या क्लोरीन है, या ब्रोमीन, और यहाँ कोई है ही नहीं। तो मैंने अभी तुम्हें समझाया था, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, मतलब जो -I और -M एक्सर्ट करता है, तो उस केस में हमारी एसिडिटी बढ़ती है। बात ठीक है? वेरी गुड, बहुत सिंपल एग्जांपल है यहाँ पे। तो फ्लोरीन वाले का ज्यादा एसिडिक नेचर हुआ। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी हटाओगे तो यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, एक H को हटा के F लगा दिया, 2 H को हटा के 2 F लगा दिए, तीनों को हटा के CF लगा दिए। अब क्या करेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उतना ज्यादा -I इफेक्ट, उतना ज्यादा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, और उतनी जल्दी H+ क्या होगा, रिलीज होगा। तो यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ओके। ध्यान रखना DNP भी कहीं पे आप लोगों का काम आ सकता है, डिस्टेंस नंबर पावर, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में
यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, 1 नाइट्रो, 1 CN। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इधर देखना, आपको पहले डिस्टेंस देखना है। तो डिस्टेंस तो सबका सेम है ना, सब कार्बन के पास लगे हुए हैं। देखो 3 फ्लोरीन, 3 क्लोरीन, 2, 1 नाइट्रो, 1 ये। तो डिस्टेंस का तो खेल है नहीं, नंबर पे आओ। जो ज्यादा नंबर में लगा होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इन दोनों में 3-3 लगे हैं, बट फ्लोरीन वाले का माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है क्लोरीन से। ठीक है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है। अब तुम्हें इसको कंपेयर करना है, तो ये आप करोगे पावर ऑफ माइनस आई इफेक्ट किसकी ज्यादा होगी। तो NO2 का ज्यादा होता है माइनस आई CN से। तो ये ऑर्डर आप लोगों का जाए 1 2 3 4 5। यस, ठीक है जी, ये यस मैम। होगा। चलो 2024 का सवाल करते हैं। ये तुम आराम से इसको कर सकते हो, ट्राई करो। आपको एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। और मैं फिर बोल रही हूँ, जो ये ऑर्डर लगा हुआ है ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। जब मैं बात करती हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपको डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाना पड़ता है। और जब मैं बात करती हूँ डिक्रीजिंग, तो आपको बड़े से छोटे की तरफ जाना होता है। तो ध्यान रखिएगा, जिसकी तरफ ये मुंह खुला हुआ होता है वहां पे बड़ा वैल्यू आती है। ये बहुत छोटी बात है, बट कहीं ना कहीं आप लोगों में से कुछ बच्चे इसकी गलती करते होंगे। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। चलो, अब जिन पे सर्कल लगा हुआ है ना H पे, उन H+ को हटा के नेगेटिव चार्ज लगाओ कार्बन पे, और देखो कौन से वाला ज्यादा स्टेबल होगा। कार्बोनाइट। वेरी गुड कृतिका, राहुल, श्रुति। एंड डोंट ट्राई टू गूगल, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको फिर एक्सप्लेनेशन में फंसा दूंगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों ने हैंड रेस किया है तो आपके पास, आप लोगों के पास एक्सप्लेनेशन होना चाहिए उस चीज का। हाँ जी, मुझे आदित्य बताएंगे। हाँ आदित्य बताओ। मैम फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन मेरे को एक्सप्लेन करो। मैम क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, वेरी गुड। फिर सेकेंड डबल बॉन्ड पे होता है, फिर मैम जो सी में प्लस आई इफेक्ट है वो ज्यादा है डी से। वेरी गुड, शाबाश आदित्य, बहुत बढ़िया, एकदम सही एक्सप्लेनेशन दी है। ठीक है, तो आप ये लिख लो, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। भी एक पॉइंट ऐड ऑन कर लो आप लोग। ठीक है, जितने भी ये मैं बोलती हूँ ना, डब्बे बना के लिख लो। ये डब्बे बनाए हुए तुम्हारे 12वीं में काम आएंगे। ठीक है, ओके। तुम खुद सोचो, एक तुम्हारे चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो तुम बताओ वहां पे एसिडिटी के सवाल नहीं आएंगे क्या? आएंगे। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। आइए इधर आओ। तो यहाँ पे जो, अगर आप H+ को बताओगे तो नेगेटिव चार्ज विल बी ऑन sp कार्बन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज विल बी ऑन sp2, यहाँ पे sp3 पे आएगा, यहाँ पे भी sp3 पे आएगा। बट दिक्कत ये है कि जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होती है, हमें पता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा है तो वो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो चेक कर लो, सी तो सबसे पीछे फेंक दो, है ना, क्योंकि आपको यही तो चेक करना है ना कौन सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल। आप इस क्वेश्चन को ऐसे बोलते हो, मैं मेरे तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पूछ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा ए, फिर बी, फिर डी, और लास्ट में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक जी, बताओ जी। यस मैम। चलिए ये वाला सवाल करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, नहीं तो मैं बताती हूँ। हैंड रेज कर लीजिएगा।
आपको बेटा जितने भी चैप्टर्स आप लोगों को टीचर्स जो करा रहे हैं ना 11th के, आप उसके लिए ना हफ्ते में थोड़े 2 दिन निकालो। मतलब कहने का मतलब है 2 दिन ऐसे निकालो हफ्ते में जिसमें आप बस पूरा 11th ही पढ़ लो। अगर मान लो डेली बेसिस पे आप लोगों के पास बहुत काम होता है ना, 2 क्लास ये लेते हो, 2 क्लास शाम को डीपीपी असाइनमेंट, तो हो सकता है कि तुम प्रॉपर फोकस मतलब पूरा फोकस नहीं कर पा रहे हो 11th पे। तो आप हफ्ते के 2 दिन ऐसे निकालो जब तक छुट्टियां हैं, जिसमें आप लगभग लगा लो अपना आधे से ज्यादा टाइम, या मैं कहूंगी पूरा टाइम जो है क्लासेस के अलावा जो भी आपको मिलेगा वो आप 11th पे ही स्पेंड करो। आप समझ रहे हो? क्योंकि अभी कोई आपका मेजर टेस्ट तो हो नहीं रहा, मेजर टेस्ट है तुम्हारा 7 सितंबर को जाके। तो जो ये विंडो मिली है ना तुम्हें, उसमें अपने जो पुरानी चीजें हैं ना उनको रिवाइज करो। दिस इज द हाई टाइम, ताकि जब 7 सितंबर को तुम लोगों का पेपर होगा जिसमें काफी सारे चैप्टर्स आएंगे, तो तुम्हें बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग ना लगे कि मैम ये क्या लोचा, इतने सारे चैप्टर। अगर तुम अभी अपने कुछ कुछ चैप्टर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, तो उस टाइम पे तो बस तुम्हें देखना ही है, शॉर्ट नोट्स पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए थोड़ा सा ना आप लोग दिन का कोई निकाल लो टाइम, हफ्ते में से 2 दिन, जहां पे सिर्फ आपको 11th ही पढ़नी है। सिर्फ वही चैप्टर आपको करने जो टीचर करा रहा है, दैट्स इट। बाकी इतना मत पढ़ना तुम लोग झंझट में। ओके, क्या लग रहा है? सी ऑप्शन, वाई? प्लस आई। प्लस आई? कितना छोटा सा आंसर दे दिया राहुल, प्लस आई। देखो यहाँ पे अगर मान लो तुम H प्लस को हटाओगे तो ये बनेगा, मैं एक बार सारा बना देती हूँ। एसिडिक एसिड में से H प्लस को हटाओगे तो ये बनेगा। ये क्या है आप लोगों का? प्रोपेनोइक एसिड। और ये आपका क्या है? ब्यूटेनोइक एसिड। अब बस आपको ये चेक करना है कि कौन से वाला नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। वैसे राहुल ने बिल्कुल ठीक बोला, प्लस आई। यहाँ पे इसका लग रहा है प्लस आई CH3 का। यहाँ पे कार्बन बढ़ गए, याद है बताया था मैंने, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो आप लोगों का प्लस आई पावर भी बढ़ता जाएगा। याद करो, सेम एल्काइल चैन के लिए। और यहाँ पे 3 कार्बन, तो इसका प्लस आई और ज्यादा बढ़ गया। तो जितना ज्यादा प्लस आई बढ़ेगा उतना हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो उतना ही कम स्टेबल होगा। तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा होगा। और ये तो मैं कहती हूँ डब्बे में बंद भी कर लो कि फॉर्मिक एसिड जो होता है वो स्ट्रोंगर एसिड होता है, काम आएगा एसिड होता है देन एसिटिक एसिड। ठीक है, करा? अरे करा कि नहीं करा, सो गए क्या तुम लोग? फॉर्मिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। मिथेनोइक एसिड तो ठीक है, लेकिन फॉर्मिक एसिड के नाम से आता है पेपर में। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा है सबसे स्ट्रोंग एसिड कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखो, सब में H प्लस को हटा के नेगेटिव चार्ज बनाइएगा। क्या लग रहा है? यस, डी विल बी द करेक्ट। देखो यहाँ पे ये कार्बन वैसे 2p है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन 4p है, ठीक है। ऑल राइट, तो होता क्या है मेरा बेटा, जैसे ब्रोमीन के पास क्योंकि खाली और बाइटल भी होती है, क्योंकि 4p है ना, तो उसके पास 4d भी होगी, राइट। ऐसे क्लोरीन के पास क्या होगी? क्लोरीन के पास आपका 3d भी होगा वैकेंट, है ना। ऐसे ही आयोडीन के पास भी होगी। लेकिन कार्बन भैया के पास 2p है और इनके पास 5, इनके पास क्या हो जाएगी? 5d है। तो ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं होगी। ये अपना क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज कर सकते हैं, लेकिन इनमें वो बढ़िया तरीके से नहीं होती है, इनमें बहुत अच्छे से होती है। 2p जो है 3d में आराम से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर, इसके पास खाली जगह है क्लोरीन के पास और कार्बन के पास देने के लिए,
तो ऐसे वाले कॉन्सेप्ट को हम बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। हाँ, ये भी स्टेबल है, लेकिन इससे ज्यादा स्टेबल ये हो गया। पता है क्यों? क्योंकि एक तो ये 3 लगे हुए हैं, -I भी दिखा रहे हैं, और -M से भी स्टेबलाइज कर रहे हैं, दिख रहा है? तो जो D वाला होगा वो सबसे क्या होगा मेरा बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। समझे मैं क्या बोल रही हूँ? ये भी स्टेबल है C वाला, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि 3 CN अपना -M भी लगा रहे हैं और -I भी लगा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो D वाला होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्या मैं आगे चल सकती हूँ? यस यस मैम। मैम। ऑल राइट। उसके बाद है, हेडिंग डालिए, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहती हूँ मेरा बेटा। फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। और मुझे इसमें ये चेक करना है, क्या हुआ? मुझे इसमें ये चेक करना है कि मेरा कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर मैं सब में से, ध्यान से सुनना, सब में से मैं H+ निकाल लेती हूँ, मान लो यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से निकाल लिया, बहुत ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से निकाल लिया। ये तो अभी मैंने तुम लोगों को करा दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है? यानी कि ये तो मैंने तुम्हें बता दिया। अगर मेरे को इन तीनों में बताना है तो हाउ विल आई कंपेयर? ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, जैसे ही बेटा तुमने H+ निकाला तो नेगेटिव चार्ज वैसे भी ज्यादा स्टेबल है। क्यों? रेजोनेंस में जा रहा है, देखो यहाँ पे भी जा रहा है रेजोनेंस में, क्या कहते हो? और यहाँ पे भी जा रहा है रेजोनेंस में, बोलो यस जा मैम। रहा है कि नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा है। तो यानी कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+ जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइजेशन में जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें यही तो चेक करना है नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि इस वाले केस में बेंजीन रिंग भी क्या कर रही है? रेजोनेंस में जा रही है, दिख रहा है सभी को? अगर ये O- अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है तो ये भी दे रहा है, यानी कि पूरा का पूरा ऑक्सीजन की तरफ से इसको नहीं मिल रहा है स्टेबलाइजेशन, ये भी अपना पार्टिसिपेशन कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि +I लगा रहा है, दिख रहा है आप लोग को? बट यहाँ पे क्या है, आप लोग कैसे एक्सप्लेन करोगे मेरा बेटा? आप लोग यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन करोगे, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, कि मैम ठीक है यहाँ पे CH3 है जो कि sp3 लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये वाला कार्बन क्या है? sp2 है, और sp2 वाले का जो आपका क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर होता है, वो ज्यादा होता है sp3 से। तो अगर मुझे इन दोनों में कंपेयर करना हो B और C में से, तो कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा बेटा? बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है एसिटिक एसिड से। वाई? क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन नेगेटिव है, यहाँ पे तो +I उसको क्या कर रहा है? थोड़ा सा डिस्टेबलाइज कर रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है? ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि ये अपना क्या लगा रहा है? ये अपना -I इफेक्ट। और मैंने शायद बताया भी था कि फिनाइल रिंग भी -I इफेक्ट एक्सर्ट करती है, इतना स्ट्रोंगली नहीं करती, बट जो +I वाले हैं उनसे तो बेटर जो है -I एक्सर्ट करते हैं। तो इसीलिए बेंजोइक एसिड जो होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, किससे मेरा बेटा? एसिटिक एसिड। बोलो हाँ के नहीं? एंड व्हाट अबाउट फॉर्मिक एसिड? ये बेचारा तो सिंपल सा, इसके पास तो कुछ वो है ही नहीं, तो यानी कि, और हाँ, इसको तो तुमने कंपेयर कर लिया। अब इन दोनों को कैसे कंपेयर करोगे? मैम यहाँ पे सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है और यहाँ पे कुछ लगा भी नहीं हुआ, जबकि अगर मैं बेंजीन में देखूं तो ये बेंजीन भी क्या कर रही है? अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख के डिस्टर्ब कर रही है। तो A और B में से कौन ज्यादा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग? फॉर्मिक एसिड क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो पता है, डिपेंड करता है ऑर्गेनिक में कि आपको सवाल किस तरीके से पूछा गया है। तो आपकी जो एक्सप्लेनेशन है ना, सवाल को देखते हुए क्या होगी? बदलेगी। आप समझ रहे हो मेरी बात? P और C को हमने कंपेयर किया कि फिनाइल रिंग का -I यानी कि sp2 है, इसका
sp3 है, तो ये हमने ऐसे एक्सप्लेन किया। फर्स्ट और सेकंड को हमने ऐसे एक्सप्लेन किया कि मैम यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है, ये तो बेचारा क्या ही खींचेगा, क्या देगा, इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है। लेकिन यहाँ पे देखो ये भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है ना, रेजोनेंस में जा रहा है, तो पूरा का पूरा इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, ये भी अपना पार्टिसिपेशन दे रहा है, इसीलिए भी ए यादा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। आप समझ रहे हो? तो मैंने देखो कंपैरिजन में ही अपनी एक्सप्लेनेशन जो है उसके हिसाब से दी। तो यही होता है ऑर्गेनिक में, आपको कंपैरिजन करने आना चाहिए। आप सिर्फ एक चीज को देख के नहीं कुछ बोल सकते हो, यू हैव टू कंपेयर। अगर आपको 3-4 कंपाउंड दे देंगे तो आपको वो कंपेयर करने आना चाहिए कि आप कौन से कॉन्सेप्ट को यूज करके उसको सोल्व कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। अभी आपका काफी सारा रहता है, मैं कल वाली क्लास में करवा दूंगी। ठीक है, ये आप ट्राई करके आना। ठीक है बच्चों, मतलब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, बाकी मैं अब आप लोगों को क्वेश्चन दूंगी। मैं फिर बोल रही हूँ, मैंने वहां पे पीडीएफ में मार्क किए हुए क्वेश्चन को, आपको सिर्फ वही करने हैं। उसके आगे पीछे क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको लगेगा ये तो हुए ही नहीं, हमारे आते ही नहीं, तो आपको वो नहीं करने। मैंने जो कराए हैं उसके हिसाब से जो मैं मार्क करके दिए हैं वो आप करोगे। ये बाकी कल मैं करवाऊंगी, क्योंकि अभी देखो ना काफी सारा रहता है बेटा। ठीक है, सो अभी 1 घंटा और लगेगा इसको कराने में, तो मैं कल करवाऊंगी इसको। ठीक है जी, और कल मैं आप लोगों के डाउट्स भी लूंगी मेरा बेटा, और जो भी आप लोगों की डीपीपीज अभी खत्म नहीं होंगी, इस हफ्ते आपको मिलती रहेंगी ऑर्गेनिक की डीपीपीज। ठीक है जी।